वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं जो पुस्तक लाई हूं जिसकी मैं समीक्षा करूंगी वह है एक काव्य। इसका नाम है पंख में बारिश, प्रतीकात्मक, और इसकी रचिता है पन्ना त्रिवेदी। यह पुस्तक पेपर बैक में है। इसका मूल्य है 150 रुपए, पृष्ठ 120, और ये बोधि प्रकाशन से आई है। तो मित्रों, आज हम इस पुस्तक की चर्चा करेंगे। ये आखिर क्या खास है इस काव्य में, क्या लिखा है पन्ना जी ने। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा पन्ना जी के बारे में पहले मैं बता देती हूँ। जैसा मैंने बताया कि पन्ना जी कहानी, कविता, आलोचना, अनुवाद एवं संपादन में सक्रिय हैं। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी मातृभाषा गुजराती है और इन्होंने गुजराती और हिंदी में कहानी संग्रह और काव्य प्रकाशित इनके हुए हैं। 6 कहानी संग्रह गुजराती में, 1 काव्य गुजराती में और 2 काव्य हिंदी में। अनेक आलोचनात्मक पुस्तकें और अनुवाद भी किए इन्होंने, लिखी हैं पुस्तकें। इन्हें साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा ऑथर्स ट्रैवल ग्रांड पुरस्कार से सम्मानित किया और भी इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। और अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ पुस्तक के बारे में कि ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है माँ भारती को। जी हाँ, उसके अलावा इन्होंने माँ के लिए कुछ लिखा है। कुछ पंक्तियां देखी बहुत सुंदर, कि मेरी कविताएं जो मैं अक्सर अपनी माँ को सुनाया करती थी, जिसने सुनकर हमेशा मुझे हौसले के पंख दिए, उस माँ को यह किताब कैसे दिखाऊं। यूं अचानक ही उसका इस धरती से विदा ले लेना एक तरह से मेरी जिंदगी का भी लौट जाना ही है। मगर मुझे इतना तो यकीन है माँ, तुम जहां कहीं भी हो, मेरे हर शब्द में हो, मेरे साथ साथ हो। बहुत सुंदर। तो पन्ना जी ने लिखा है। अब बताती हूँ मैं इस पुस्तक में क्या है। इसमें 1 कम 50 यानी 49 कविताएं हैं, गद्य कविताएं हैं, मुक्त छंद में लिखी हैं। इसमें अलंकारों की छटा है, प्रतीक हैं, मानवीकरण अलंकार का सशक्त प्रयोग किया है, व्यंजना, शब्द शक्ति के कारण कविताएं जानदार बनी हैं। इनकी कविताओं में क्रांति है, आक्रोश है, प्रेम भी है। तलखियां इनकी कविताओं में बेचैनी है, व्यवस्था बदलने की जिद है, ललकार है, ईश्वर को भी कटघरे में खड़ा करने का दुस्साहस किया है इन्होंने। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग से कुछ कविताएं वजनी हो गई हैं, जिन्हें आम पाठक 2 बार पढ़कर समझने का प्रयास करेगा। और अग्निशेखर जी ने भूमिका में कहा भी है कि पन्ना त्रिवेदी की कविताएं असहाय लोगों की चीखें सुनकर लुत्फ उठाने वाले ताकतवर लोगों को ही नहीं बल्कि भगवान को भी कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि एक जिंदगी में 100 मौतें मरकर भी उसे सत्ता की अष्टभुजाओं से कहीं अधिक विश्वास अपने निहत्थे हाथों पर है। तो प्रतीक, बिंब, रूपक, उपमाओं के सहारे कविताएं रची गई हैं। और अब कविताओं की बात करते हैं। तो बचा हुआ आदमी हैवानियत के मुंह पर तमाचा मारती है ये कविता। आवास के मलबे, धर्म के नाम पर मकान हड़पने की भर्त्सना की है उन्होंने इसमें। चाय पर चर्चा, बहिष्कृत, ताकतवर लोग, ये राजनीति के दाव पेच खेलते सत्ताधारियों पर कटाक्ष करती हैं ये कविताएं। लॉकडाउन के दिनों में नामक शीर्षक से इन्होंने 4 कविताएं लिखी हैं। दिहाड़ी मजदूरों की व्यथा है इनमें, बेबसी है, लाचारी है। और वह पूछती हैं कि अपने ही देश में ये प्रवासी क्यों कहलाते हैं। सोचने की बात है कि देखिए, आप जानते हैं कोरोना काल में बहुत इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, या कहिए कि इनका फायदा उठाया गया, इनका शोषण हुआ। इन्हें समझ में नहीं आया घर छोड़कर जाएं तो कैसे जाएं। ये घर छोड़कर जाते हैं, इन्हें घर छोड़कर जाने नहीं दिया जाता। मतलब इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। लेकिन फिर भी प्रश्न यही है कि ये प्रवासी क्यों, जब देश में रहते हैं। प्रवासी नहीं, ये देशवासी हैं। इन्हें लाल गमछे वाले प्रतीक के तौर पर इन्होंने प्रयोग किया है कविता में। तूतन खान की कमी, सशक्त स्त्री की परिभाषा। तूतन खान की मम्मी, ये एक सशक्त स्त्री की परिभाषा है। स्त्री को, विशेषकर टेढ़ी स्त्री को, पिरामिड का रूपक दिया इन्होंने। बहुत अच्छा। वन प्रवेश, बहुत अच्छी कविता लगी मुझे, क्योंकि वानप्रस्थ
स्त्री इस उम्र में प्रवेश करती हुई कहती है, देखिए बहुत सुंदर इन्होंने कविता लिखी है, जब 50 साल के ऊपर स्त्री हो जाती है तो वो कहती है कि इन दिनों मेरे होनेपन की खुशबू में मैं भीग रही हूं आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, पन्ना जी को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। और एक है सुबह के वक्त कविता लिखती औरत, ये कवित्री का अपने होने के लिए इसमें संघर्ष दिखाया है। तो इन कविताओं को मैं अपने आप से जोड़ पा रही हूँ। माँ को याद करती, कटघरे में भगवान को खड़ा करती, लाल इश्क करती, एक प्यार ऐसा भी कहकर इश्क को याद करती, फिर सपने लेती स्त्री। जी हाँ, इस तरह की, इस कलेवर की, इस फ्लेवर की आपको कविताएं इसमें मिलेंगी। श्रृंगार रस, रौद्र रस और वीर रस से पकी कविताएं हैं इसमें। उन्हें ढेरों ढेरों बधाई देती हूं मैं, और भविष्य की उज्जवल भविष्य की मैं उनके लिए कामना करती हूँ। मित्रों, बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो इस तरह की कविताएं पढ़कर अच्छा लगता है, एक सहारा मिलता है, आक्रोश भी उत्पन्न होता है। तो मैं पहली कविता पढ़ देती हूँ, लंबी कविता है ये, 3 पन्नों की है। बचा हुआ आदमी। वह आदमी जो अभी अभी भागा है शहर के गली कूचों से, दंगों के बीच से, भागा भागी, दौड़ा दौड़ी, सहमा सहमी, अफरा तफरी, कांप रहा था कुछ देर तक हलाल होते मुर्गे की तरह, मगर अब पत्थर की आंखें जड़े खड़ा है बदहवास। दाढ़ी तो है मगर पता नहीं हिंदू है या मुसलमान, ब्राह्मण है या मुल्ला, जनेऊ उतार कर आया है या अल्लाह का ताबीज, जय श्री राम जय सिया राम बोलता था या खुदा हाफिज, या अब कभी कुछ बोलेगा भी या नहीं, क्योंकि अब वह कुछ बोलता ही नहीं। वह आदमी जो दंगाइयों के खूनी पंजों से बचकर निकल आया है सही सलामत अपने घर में, फिर भी उसे लगता है शहर में, या शायद वह समझ ही नहीं पा रहा कि घर में है कि मुर्दा घर में। वह आदमी अब बुखलाता नहीं है चाकू की धार से या रक्त की फुहार से, आग के गोले से या गोलियों की बौछार से, घुटता भी नहीं है दम उसका जलाई गई बस्तियों के धुएं से, या उसकी लपटों में घिरे जलते बदनों से। वह आदमी अब चौंकता नहीं है, ना ही थरथराता है अपने ही सामने नंगी खींचाती औरतों को देख, या बीच सड़क पर दुशासनों के हाथों खींचे जाते लड़कियों के आंचल से। माँ हो या बुढ़िया, मांस जो दिखा है औरत का, पसीजता नहीं है उसका दिल चॉकलेट केक की तरह, काटे जा रहे मासूम बच्चों के गले को देख और चिल्लाता नहीं है दिन दहाड़े शरीर से काटी गई आंतों को देख, क्योंकि किसी भी बुढ़े बाप की आंखें आंतों से पहले देखेंगी उसके मरे हुए जवान बेटे के कंधों की ओर, जिस पर सवार होकर करना था उसे अंतिम सफर। वह आदमी जो कभी चूहे से डरता था बहुत, अब वह डरता नहीं है कुत्ते के तीक्ष्ण दांत या लार से। शायद इस वक्त वह सोच रहा है वह क्या है, मुर्गा, कुत्ता या कोई तीसरा। वह तीसरा शायद हो सकता है कसाई। जी हाँ, वह तीसरा शायद करता उसे हलाल इस वक्त तो रक्त नहीं निकलती रेत यकीनन। बचा हुआ वह आदमी बच गया है जिंदा रहने से, बच गया है जिंदा रहने से। ये सोचने लायक है कि क्या हो रहा है, क्या इंसान क्या था क्या हो गया। अब मैं शीर्षक कविता पढ़ देती हूँ, पंख में बारिश। स्त्री विमर्श की बड़ी प्यारी कविता है ये। सुबह होते हुए भी हर एक के लिए होती नहीं सुबह, मगर सुबह को सुबह समझकर उसने आज पहली बार सूरज को गौर से देखा था। किरणों से सपनों की एक डोर बुंदी थी। दोपहर होते होते उसकी गहरी निस्तेज आंखों ने आसमां में उड़ता खटोला देखा, और सपनों की वह डोर रेशमी चद्दर बनने लगी, एक एक धागे की ख्वाहिशें बुनती रही। तय कर लिया अब उसने, उसे भी उड़ना है एक दिन, बस एक बार। वह जानती थी वह कोई आसमां से उतरी परी नहीं है जो उसे पंख लगे हों, फिर भी एक बार हेलीकॉप्टर में बैठ उड़ना था, करनी थी बातें बादलों से, देखना था अपना घर आसमान से, जिसे छत वाले लोग झुग्गी या गटर कहते हैं।
ऊंची ऊंची छत की बड़ी बड़ी आंखों को उसका इंसान होना दिखा ही नहीं कभी। वे गटर के कीड़े थे जो रेंगते नहीं चलते थे, मगर उसने सुना था बारिश के मौसम में कुछ कीड़े मकोड़ों को भी पंख आते हैं। कुछ कीड़े मकोड़ों को भी पंख आते हैं। एक दिन के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, शायद वह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। आखिर पंख की कीमत चुकाना आसान तो नहीं। यह जानते हुए भी उसकी आंखों ने ख्वाब देखने की जुर्रत की और मांग लिए पंख, एक दिन के लिए ही सही। और अंतिम देखिए पंक्तियां, देखो वह उड़ रही है, देख रही है हेलीकॉप्टर में बैठ, पानी में बहते हुए अपने आंगन को, जल समाधि लेते अपने घर को। सोच रही है उसके पंख में बारिश है या पानी में बह रहे हैं उसके कटे हुए पंख, उसके कटे हुए पंख, उसके कटे हुए पंख। दोस्तों, जब जब बाढ़ लील जाती है जिंदगियों को, सोचिए क्या गुजरती है उन लोगों के दिलों पर जो तिनका तिनका जोड़ बनाते हैं घरौंदा। और इसकी अंतिम लघु कविताएं, इन्होंने कुछ लघु कविताएं भी लिखी है, छोटी छोटी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो आखिरी में पढ़ती हूं। सपने, सपने न दे न सही, सपने न दे न सही, वो नजरें तो दे, वो नजरें तो दे जिसमें बो सकूं कुछ सांसें, बो सकूं कुछ सांसें, बो सकूं कुछ सांसें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।